ओला ने अपने जेन 3 प्लेटफॉर्म को रिवील कर दिया है भाई। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाई ये जनरेशन 3 है, ये कितना अच्छा है जनरेशन 1 जनरेशन 2 से। इसके अंदर कौन सी नई मोटर का यूज किया गया, कौन सी नई बैटरी ये लेके आए हैं, सब कुछ डिटेल में हम बात करेंगे कि इससे हमें क्या फायदा देखने को मिलेगा स्कूटर में, उसकी रेंज कितनी बढ़ेगी, उसकी पावर कितनी बढ़ेगी, सब कुछ डिटेल में। तो ये सारी हो जाती है भाई ओला स्कूटर की जनरेशन। सबसे पहले आता है भाई जनरेशन 0 जो कि था भाई एटर्गो स्कूटर, जो कि एम्स्टर्डम बेस्ड कंपनी थी। वहां से ओला ने उसे खरीद के उसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन करके इंडिया में लॉन्च किया 2021 को जेन 1, जिसके अंदर हमें हम्प देखने को मिलता था स्कूटर के अंदर। उसके बाद 2023 में लॉन्च करा भाई जनरेशन 2 को, जिसमें फ्लैट फुटबोर्ड हो गया, और आज के टाइम में भी जनरेशन 2 ही स्कूटर सेल हो रहे हैं। फ्यूचर में आएगा भाई जनरेशन 3। यहां पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, अब इसके अंदर चलते हैं। अब प्लेटफॉर्म के अंदर ना मेनली 4 पार्ट होते हैं भाई। सबसे पहला होता है स्कूटर का बॉडी फ्रेम या स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, दूसरा होता है मोटर, तीसरा होता है बैटरी, और चौथा होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बॉडी फ्रेम की। तो जेन 3 के अंदर इन्होंने सबसे पहला काम क्या करा है, जो भी बड़े बड़े आइटम थे, मोटर हो गई, बैटरी हो गई, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गए, उन्हें भाई इकट्ठा करके एक ही जगह छोटी सी जगह में फिट कर दिया है। सिंगल यूनिट आप इसे बोल सकते हो। जेन 3 में ऐसा पहली बार होगा कि ओला कास्टिंग एल्यूमिनियम फ्रेम्स का यूज करने वाला है, जबकि इससे पहले जेन 1 जेन 2 में हमें स्टील ट्यूबुलर फ्रेम का यूज देखने को मिलता था, जो कि एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर मतलब स्ट्रक्चर पहले से बना होता है, बैटरी हमें फिट करनी पड़ती है, मोटर हमें अलग से फिट करनी पड़ती है। जबकि जेन 3 के अंदर क्या होगा, जो बैटरी है ये एक स्ट्रक्चरल पार्ट बन जाती है, बॉडी का ही एक पार्ट बन जाती है, जिससे स्कूटर की बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉडी कंट्रोल भी अच्छा होता है। तो यहां पे इन्होंने मेन बैटरी पैक लिया, उसके फ्रंट में आ गया इनका फ्रंट फ्रेम, पीछे आ गया रियर फ्रेम, दोनों को जोड़ा, मेन जो यहां पे फ्रेम है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, ये बाकी की चीजें लगा देंगे, व्हील लगा दिए, सस्पेंशन लगा दिए, हैंडल लगा दिए, स्विंग आर्म लगा दिया, ब्रेक डिस्क वेस्ट सब लगा देते हैं और स्कूटर कंप्लीट हो जाता है। अब जेन 3 प्लेटफॉर्म से एक फायदा और होगा कि भाई प्लेटफॉर्म सेम का सेम होगा, लेकिन उस पर अलग अलग कैटेगरी के स्कूटर हम बना सकते हैं। कम्यूटर बना लो, स्पोर्ट्स बना लो, टूरर बनाया तो वो भी बना लो। अब ऐसा एग्जांपल हमें ईथर के स्कूटर में देखने को मिलता है। ईथर का 450 प्लेटफॉर्म है, उसी पे वो बनाते हैं 450X, और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उन्होंने बना दिया ईथर का रिश्ता स्कूटर। तो इससे होता क्या है, नए स्कूटर में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, कॉस्ट सेविंग होती है, सेम प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्कूटर बन जाते हैं। बात करें इंप्रूवमेंट की, तो जेन 3 जेन 1 से 17 किलो हल्का होगा, जबकि जेन 2 से 12 किलो हल्का होगा। और वेट कम होने से ना स्कूटर की जो हैंडलिंग है, राइड क्वालिटी है, ये भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। कितनी इंप्रूव होगी वीडियो के एंड में बताएं। दूसरे नंबर पर आती है भाई मोटर, जो कि अब प्रोड्यूस करेगी 15 किलोवाट की पीक पावर, और ये एक न्यू मोटर है। मोटर जो यहाँ पे बिल्कुल चेंज कर दी गई है। अब से पहले आपने सुना होगा एक वर्ड कि ओला के स्कूटर के अंदर PMSM मोटर होती है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। परमानेंट मैग्नेट वर्ड से आपको समझ आएगी भाई मोटर के अंदर ना परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है, जो कि होती भी है इसके रोटर के ऊपर। लेकिन जो नई जनरेशन की मोटर होगी वो होगी मैग्नेटलेस। इसके अंदर कोई भी मैग्नेट नहीं होने वाली है भाई। मैग्नेट की जगह ये यूज करने वाले हैं मैग्नेटाइज इलेक्ट्रिकल कॉइल से यहाँ पे काम किया जाएगा। अब यहाँ पे मैग्नेट नहीं है तो इससे एक फायदा हो जाता है, रेयर अर्थ मटेरियल की हमें जरूरत नहीं होगी, जो कि काफी मतलब नाम से पता लग रहा है काफी रेयर होते हैं, जमीन खोद के उन्हें निकालना पड़ता है और वो महंगे भी पड़ते हैं। अब यहाँ पे मैग्नेट फ्री हो गया है, तो ये जो मोटर है पहले के मुकाबले सस्ती पड़ेगी। इसी के साथ इसको टोटली इंडिया में बनाया जा सकेगा। अब यहाँ पे साइज वाइज हम डिफरेंस देखें ना, तो जनरेशन 1 में क्या था, मोटर बड़ी सी थी और उसका जो MCU था, मोटर कंट्रोल यूनिट, वो अलग से लगा हुआ था। सेकंड जनरेशन में हमने देखा कि भाई मोटर कॉम्पैक्ट करके जो उसका MCU है उसे चिपका दिया गया है। लेकिन जेन 3 की मोटर में क्या करा है, मोटर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे उन्हें कॉम्पैक्ट करके मोटर के अंदर ही फिट कर दिया है, जबकि जो MCU है उसे ही ले गए CPU के पास, जिसकी वजह से मोटर और भी कॉम्पैक्ट और इफिशिएंट हो गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंप्रूवमेंट की, तो मोटर की जो पीक पावर है वो अब हो चुकी है 15 किलोवाट, जो कि जेन 1 से 76% ज्यादा है और जेन 2 से 36%। पीक टॉर्क अब यहाँ पे 70 न्यूटन मीटर हो चुका है, जो कि जेन 1 से 27% अच्छा है और जेन 2 से 20%। नंबर 3 पे आती है बैटरी, जो कि बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है। जनरेशन 1 जनरेशन 2 में हमने देखा बनाना बैटरी पैक को, लेकिन अब वाली जो है बिल्कुल फ्लैट चपटी कर दी इन्होंने, ऊपर से फ्लोर बोर्ड के अंदर डाल दिए, जैसे कि हमें इधर के स्कूटर के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो नया बैटरी डिजाइन है उसकी वजह से बैटरी की जो शॉक रेजिस्टेंस है वो अच्छी हो जाएगी, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, प्लस थर्मल इफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बैटरी अब मेटल कवरिंग के अंदर है। जो भी बैटरी हीट जनरेट करेगी वो मेटल से सीधा बाहर। इस बैटरी पैक के अंदर ओला खुद के बनाए सेल्स को यूज करने वाला है, जिन्हें भारत सेल बोलते हैं, जिनका साइज होता है 4680। पिछली वीडियो में लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी कि भाई 4680 सेल तो टेस्ला का है, ओला वहां से कॉपी कर रहा है, तो सीन ऐसा नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। देखो, टेस्ला पहली कंपनी बन जाती है जिन्होंने 4680 सेल साइज को भी और सेल को भी डेवलप किया था, लेकिन जो सेल का साइज होता है ना वो स्टैंडर्ड वाइज चलता है भाई। जैसे कि पहले चलता था 1865 सेल, जो कि ईथर के पुराने स्कूटर में आता था, फिर करंटली चल रहा है 2170 सेल, जो कि आपको मोस्टली ईवीज में देखने को मिलेगा। फ्यूचर में आएगा और आ भी रहा है, वो है 4680 सेल। सीधी भाषा में बोले तो 4680 एक साइज हो जाता है सेल
सेल का आप कह सकते हो खोखल है, लेकिन जो उसके अंदर माल मसाला डलेगा वो कंपनी को खुद डेवलप करना पड़ता है, जिसे डेवलप करने में लगी हुई है टेस्ला, BYD, पैनासोनिक, LG और अब ओला भी। खैर यहाँ पे हमें वीडियो में दिख रहा है ओला यहाँ पे 56 बैटरी सेल्स को यूज कर रहा है, जिससे बैटरी कैपेसिटी लगभग हो जाएगी 5.6 किलोवाट आवर की। अब ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा है इस वीडियो में ढंग से एक्सप्लेन करा है, जाके देख लेना। यहाँ पे जो ओवरऑल IDC रेंज हो जाएगी वो 250+ किलोमीटर की हो जाएगी। और यहाँ पे जो लिमिटेशन थी जनरेशन 1 जनरेशन 2 में बैटरी पैक के साइज को बढ़ाने की, पहले आपने देखा था 4 किलोवाट आवर से ऊपर का बैटरी पैक नहीं बना पा रहे थे, वो यहाँ नए डिजाइन के वजह से सॉल्व हो जाती है भाई। अब जो बैटरी पैक है वो 5 किलोवाट आवर 6 किलोवाट आवर तक जा सकता है, जिससे ओवरऑल रेंज भी बढ़ेगी। इंप्रूवमेंट की बात करें तो एनर्जी इफिशिएंसी के मामले में Gen 3 Gen 1 से 16% अच्छा है, Gen 2 से 10% अच्छा है, और यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग है वो 50% से ज्यादा बढ़ गई। और हाँ भाई एक चीज और, अगर वीडियो में यहां तक आ चुके तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और बेल आइकन भी दबा लो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। नंबर 4 पे आता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड वायरिंग। तो ये है भाई तीनों जनरेशन, इन्हें एक करके कंपेयर करते हैं भाई। जनरेशन 1 में हमें ज्यादा वायरिंग देखने को मिल रही है, जंजाल सा ज्यादा है, और यहाँ पे 10 ECU लगे हुए हैं भाई। 4 तो इनके डिस्प्ले में ठूस रखे हैं इन्होंने, फिर 2 नीचे आपको बैटरी के पास दिख रहे हैं, फिर एक चार्जिंग गन के पास है, बाकी इधर उधर लगे हुए हैं। जनरेशन 2 में देखें तो वायरिंग इन्होंने थोड़ी सी कम कर दी है पहले के मुकाबले। यहाँ पे ECU सिर्फ 4 रह गए हैं, एक हो गए डिस्प्ले के पास, 2 हो गए बैटरी के पास, एक हो गया चार्जिंग गन के पास। लेकिन Gen 3 में देखें एक तो केबल नजर ही नहीं आ रही है, बहुत कम केबल है यहाँ पे। अगर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पे भी केबल है, नॉर्मल वाली नहीं, फ्लैट केबल्स का यूज कर रहे हैं, जो कि ज्यादा एफिशिएंट होती है और वायरिंग कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देती है। एक चीज और है कि भाई सबसे मोटी वायर जो होती है वो होती है मोटर की वायर, वो जितनी लंबी होगी वो ज्यादा जगह घेरेगी भाई। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, बैटरी और मोटर को बिल्कुल चिपका दिया है, तो जो मोटर की वायर लगेगी वो बहुत छोटी सी लगने वाली है, वो ज्यादा जगह अब नहीं घेरेगी, और जो वायरिंग की कॉस्ट है वो भी कम होगी। और ECU भी घट गया, यहाँ पे सिर्फ एक रह गया है। अब ECU के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। आप कह सकते हो स्कूटर के अंदर हॉर्न लग रहा है, इंडिकेटर लग रहा है, इन दोनों के पास एक ECU लगा दिया जो कि इन दोनों कंट्रोल करेगा, इनके सिग्नल को भेजेगा मेन CPU तक, इसका यही मेनली काम होता है। तो वो यहाँ पे सिर्फ एक रह गया है, और वो एक भी इन्होंने अपने मेन बोर्ड के अंदर डाल दिया, जिसे ये बोल रहे हैं सेंट्रल कंप्यूट बोर्ड। इसी के अंदर इन्होंने ECU डाल दिया, इसी के अंदर MCU डाल दिया जो कि मोटर कंट्रोलर होता है, और CPU जो मेन चिप होती है, जो दिमाग होता है कंप्यूटर का, वो भी इन्होंने इसके अंदर डाल दिया है। सारी चीज इन्होंने सिर्फ एक छोटे से बोर्ड में डाल दी है, जिसकी वजह से स्कूटर के अंदर जो स्पेस गिर रहा था वो अब नहीं गिरेगा भाई। स्पेस का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, प्लस जितने कंपोनेंट स्कूटर के अंदर ज्यादा होते हैं उतनी ही प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जितने कंपोनेंट कम होंगे उतने ही चांसेस कम होंगे प्रॉब्लम आने के। और ये जो बोर्ड है ये इनेबल्ड है इनकी फ्यूचर में आने वाली ओला की कृत्रिम चिप के लिए। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे जब कंपोनेंट इतने सारे कम कर दिए इन्होंने, जितने कम कंपोनेंट होंगे उतने ही कम चांसेस होंगे कोई रैंडम एरर आने के। तो जनरेशन 1 और जनरेशन 2 के मुकाबले जनरेशन 3 में हमें रैंडम एरर्स या प्रॉब्लम्स कम देखने को मिलेंगे। बात करें इंप्रूवमेंट की तो Gen 3 प्लेटफॉर्म Gen 1 के मुकाबले 38% सस्ता होगा, जबकि Gen 2 के मुकाबले 22.5%। चलो हमने अब तक जान लिया कि भाई जो Gen 3 है उसके अंदर ज्यादा रेंज देखने को मिलेगी, ज्यादा पावर देखने को मिलेगी, ये स्केलेबल होगा, और यहाँ पे इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी कम पड़ेगी। लेकिन मेन मुद्दा आ जाता है भाई, मेन क्वेश्चन आ जाता है कि राइडिंग क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। Gen 1 Gen 2 के मुकाबले Gen 3 को चलाने में कितना मजा आएगा, इसकी राइड क्वालिटी कितनी इंप्रूव होगी। तो इसके लिए हम सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, मार्केट में जो सबसे अच्छा राइड क्वालिटी वाइज स्कूटर लगता है वो मुझे लगता है पर्सनली एथर का 450X। बहुत ज्यादा एजाइल स्कूटर है, बहुत इजीली कंट्रोल हो जाता है ये। अब ऐसा क्यों है, उसके पीछे भाई मेनली 2 रीजन हो जाते हैं। सबसे पहला है एथर यहाँ पे हाइब्रिड एल्यूमिनियम फ्रेम का यूज करता है। दूसरा, इस स्कूटर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा अच्छी है किसी भी अदर स्कूटर के मुकाबले। अब यहाँ पे मैं आपको दोनों प्लेटफॉर्म साइड बाय साइड दिखा देता हूं भाई। आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, मतलब वैसे तो अलग दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो इंजीनियरिंग फंडामेंटल है वो अब सेम हो चुके हैं भाई। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों स्कूटर में जो बैटरी पैक है, जो मोटर है, वो स्कूटर के नीचे और बीच में लगे हुए हैं। एल्यूमिनियम फ्रेम का यूज अब दोनों स्कूटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओला का स्कूटर होगा उसकी राइड क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी पहले के मुकाबले। Gen 1 Gen 2 में स्टील ट्यूबुलर फ्रेम था, और यहाँ पे जो बैटरी थी बनाना पैक था, जिससे बैटरी का जो वेट था थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल जाता था। लेकिन अब जो है बैटरी बिल्कुल फ्लैट नीचे की तरफ लगी हुई है, जिसकी वजह से राइड की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, कंट्रोल अच्छे हो जाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो जनरेशन 3 के अंदर आपको राइड क्वालिटी और हैंडलिंग पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, और एथर को भी कंपटीशन मिलेगा। अब सब कुछ कवर करने के बाद एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, ये स्कूटर कब आने वाला है, हम इसे कब खरीद पाएंगे। देखो मैंने ओला से डायरेक्टली पूछा भी है, मुझे उपयुक्त आंसर उन्होंने नहीं दिया है। आई थिंक वो अभी रिवील नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो गैस है वो ये है कि अगले 15 अगस्त पे
ये रिवील कर सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड स्कूटर को, जहां पे जेन 3 वाला स्कूटर हमें देखने को मिल जाएगा और मे भी अगले साल के एंड से इस स्कूटर को डिलीवर करना स्टार्ट कर दे। अगेन ये भाई मेरे तुक्के हो जाते हैं, एग्जैक्ट डेट यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये हो जाता है भाई ओला का जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म। आई थिंक यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पे जो ओला के सेल्स यूज हो रहे हैं उनमें ऐसा क्या स्पेशल है, अगर ये जानना है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक कर लो, बाकी ये वीडियो तो मस्त है ही।